हेलो दोस्तों, मैं विवेक यादव, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो क्लास 9th का जो बहुपद चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट आपके बीच जाने वाला है। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख के आइए, क्योंकि इस पार्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूं और इसमें एक एक सवाल चुटकियों में कैसे आप करेंगे अभी आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, लेकिन तब ये होगा जब आप पिछला वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख के आएंगे। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि पहले आप फर्स्ट पार्ट देख के आइए, तब सेकंड पार्ट तो हलवा हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, एक्सरसाइज को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, जैसे आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल्स है, एक्सरसाइज 01 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपका क्या है, एनसीईआरटी का बुक है। जिसके पास नहीं है, हमने आपका क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया है, और अगर बुक है तो आप बुक खोल के सामने रख लीजिए और क्वेश्चन देखिए। अब इसमें कह रहा है कि निम्न व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कहने का मतलब कि जो ये बहुपद दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखो px बराबर क्या दिया गया है, 4x² प्लस 3x प्लस 7 दिया गया है। तो इसमें ये कह रहा है कि ये बताओ कि जो बहुपद दिए गए हैं कौन से एक चर वाले बहुपद हैं और कौन नहीं है, कारण सहित बताओ। तो अब इसमें ये बताओ कि एक चर वाले बहुपद पहचानने के लिए हमने बताया था कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक चर हो उसे एक चर बहुपद कहेंगे। तो अब इसमें बताओ केवल x ही तो है, अर्थात ये बहुपद किस रूप में है, x फॉर्म में है, तो इसमें केवल एक ही चर है, तो इसको हम क्या कह देंगे, एक चर वाले बहुपद कह देंगे। तो आपका पहला क्या हो गया, एक चर वाला बहुपद हो गया। अगर हम दूसरा देखते हैं तब क्या होगा, देखो यहाँ पे y² प्लस √2 है। तो अब बताओ केवल इसमें y ही तो है। हमने कहा था कि चर का मतलब कि जिसका मान बदलता रहता है, x हो, y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, b हो। अब इसमें ये देखिए कि केवल यहाँ पे सिंगल y है, तो कहने का तात्पर्य एक ही चर है, तो ये भी क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद हो गए। अब इसमें देखो तीसरे नंबर पे जब हम आते हैं, इसको विधिवत लिखिएगा। देखो एकेडमिक में क्या किया जाता है, लिखावटी पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे आप यहाँ लिखिएगा px = 3√t प्लस t√2। इसको आपको बताना है कि एक चर वाला बहुपद है कि नहीं। तो देख कर तो दिमाग में ये आया कि सर √t है, केवल t दिखाई दे रहा है, एक ही चर है, तो इसको हम एक चर वाले बहुपद कह देते हैं। दिमाग आपका कहाँ है इसमें, ये बताओ √t। मैंने आपको क्या 3 बातें याद दिलवाई थी उस वीडियो में कि हमेशा जो चर हो बटे में कभी ना हो, रूट में ना हो, और इसके बाद निगेटिव ना हो उसका पावर। 3 बातें अगर कहीं हो जाती हैं तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इस कंडीशन में ये बहुपद होगा ही नहीं, तो अर्थात px ≠ ये बहुपद नहीं कहलाएगा। तो जब ये बहुपद नहीं कहलाएगा तो एक चर वाला बहुपद होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कि ये बहुपद नहीं होगा। कारण ये दीजिएगा कि t का जो पावर है वो क्या है, भिन्नात्मक है, और हमेशा चर का पावर क्या होना चाहिए, आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये आपका हो गया। और चौथे क्वेश्चन पे जब चलेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/y, यहाँ पे बताओ y क्या है, चर की भांति कार्य कर रहा है, और चर किसमें है, बटे के रूप में है, और जैसे ही बटा हो गया तो ये बहुपद कहलाएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। तो जब बहुपद नहीं होगा तो इसको हम एक चर वाले बहुपद कहेंगे ही नहीं। अब इसमें समझिए कि यहाँ पे लिखा गया है px = x⁻10 y³ प्लस t⁻50। अब इसमें ये बताओ, हमने बताया था कि बहुपद में क्या हो सकते हैं, एक से अधिक भी चर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक चर के रूप में x काम कर रहा है, एक y कर रहा है, एक t कर रहा है, तो कितने चर हुए, 3 चर हुए। तो ये बताओ क्या एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। इसमें कितने चर भाग काम कर रहे हैं, 3 चर काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे। तो इसको जानते रहिएगा। इसमें से पहला और दूसरा एक चर वाला बहुपद है, तीसरा चौथा बहुपद ही नहीं है, पांचवा बहुपद है लेकिन इसमें ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें क्योंकि 3 चर है इसलिए ये एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। तो इतना पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर का आप कोएफिशिएंट बताओ, गुणांक क्या होगा। तो कल ही हम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि गुणांक का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ पे हम पी एक्स लिख दें और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अगर हम आपसे कह देते हैं कि x का गुणांक बताओ, तो कहने का तात्पर्य कि x के आगे गुणा के रूप में क्या लिखा गया है। गुणांक का मतलब यही होता है कि गुणा का जो अंक है, अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर कह दिया जाए तो इसके गुणा का जो अंक है वो कितना लिखा गया है, उसी को क्या कह देंगे, गुणांक कह देंगे। तो अब इसमें बताओ, अगर इसमें आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो क्या होगा। देखो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो क्या हम यहाँ इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 2 प्लस 1 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। तो इस सवाल में हम क्या कह देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सही हो गया, अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। किसका गुणांक ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर का। तो अब इसमें देखो हम पी एक्स बराबर, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 2 और इसके बाद प्लस लिख दें यहाँ पे -1 गुणे एक्स स्क्वायर और प्लस क्या लिख दें, एक्स क्यूब। देखो इसलिए हमने कहा कि प्लस का माइनस में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणा 1 में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो अब बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, -1 हो गया। तो इस कंडीशन में आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, π/2 हो गया। ये सब छोटे मोटे सवाल हैं। अब इसमें समझो कि इस क्वेश्चन में बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। या तो इस क्वेश्चन में अगर सही करना हो तो इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए, या अगर ऐसा नहीं करना है तो आप प्लस यहाँ करके जैसे 0 गुणे एक्स स्क्वायर भी कर सकते हैं। जैसे देखो प्लस क्या करें, 0 गुणे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में कराओगे 0 ही आएगा, और 0 इसमें जोड़ोगे तब भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। तो ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद समझो कि यहाँ तक तो समझ में आ गया है। देखो ये सब बेसिक बातें हैं। अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे ना बहुपद का, तो मुझे विश्वास है, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, ये जो भी बातें हैं मैं पहले करा चुका हूँ। इसलिए आप क्या करिए, वीडियो देख के आइए। और अगर आपको तनिक भी अच्छा लग रहा हो, ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा बताया जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, उनका भी हेल्प होना चाहिए। अब चलिए आगे। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें कह रहा है कि आप बहुपद का निर्माण करो कि जिसमें घात क्या हो, 35 हो और द्विपद होना चाहिए। तो ऐसा बहुपद बनाते हैं। जैसे देखो px क्या, घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं x की पावर 35 और कह रहा है कि द्विपद होना चाहिए। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द्विपद होना चाहिए। पद का निर्धारण किससे करते हैं, प्लस माइनस से करते हैं। तो इसी में आप +2x कर दीजिए, या केवल ऐसा भी कर सकते हो, x की पावर 35 +2 कर दो। ये भी आपका क्या हो गया, 35 घात हो गया, और इसमें टर्म कितने हो गए, 2 पद हो गए। या आप उदाहरण के रूप में यहाँ y घात 35 करके यहाँ पे 2x की पावर 4 कर सकते हो। यहाँ x नहीं करोगे, अगर y है तो इसको भी किस रूप में लिखोगे, y के रूप में ही लिखोगे, नहीं तो अभी 2 चर हो जाता है इसमें। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार से 100 घात का एक पदी बहुपद बनाना है, तो px लिख दिए और इसके बाद देखो 100 घात का एक पदी बहुपद, तो डायरेक्ट x की पावर 100 कर दीजिए, y की पावर 100 कर दीजिए, z की पावर 100 कर दीजिए। यही आपका क्या हो गया, 100 घात का एक पदी बहुपद हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम थोड़ा आगे बताते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न बहुपदों में
प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। जैसे ये जो बहुपद दिया गया है ना, इसमें आपको पावर बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो पहला अगर हम बहुपद लिखते हैं px इज इक्वल टू क्या दिया गया है 5x³ + 4x² + 7x। तो अब बताओ, हमने आपको बताया था कि किसी भी बहुपद का अगर घात बतानी हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए ये देखा जाता है कि उस बहुपद में जो चर की अधिकतम घात कितनी है। तो इस कंडीशन में बताओ चर की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो लिख देंगे यहाँ पे बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी प्रकार इसमें बताओ, यहाँ पे बताओ 4 - y²। तो इसमें अधिकतम घात क्या है 2 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसमें बताओ 5t - √7। तो अब यहाँ पे बताओ t यहाँ चर है, इसकी घात क्या है 1 है, तो मैक्सिमम घात कितना हुआ 1, तो बहुपद की घात क्या हो गई 1 हो गई। इसके बाद बताओ यहाँ पे केवल 3 दिया गया है। तो हमने बताया था कि जब अचर पद केवल दिया गया हो तो हम इसको 3t⁻0 भी लिख सकते हैं ना बहुपद के रूप में। तो अब बताओ t की घात यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसको हम शून्य घात बहुपद कह देंगे। तो कितना सिंपल सवाल है। फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल है, लेकिन सेकंड एक्सरसाइज से समझ में आएगा कि कितना हार्ड होता है। लेकिन ध्यान से देखो, पढ़ोगे तो हार्ड कुछ नहीं होगा, वो भी समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। ऐसा बताना है कि जो बहुपद दिए गए हैं कौन रैखिक हैं, कौन द्विघात के हैं और कौन जो है त्रिघात के हैं। तो इसका निर्धारण कैसे होगा। रैखिक का मतलब जिसका घात 1 हो, अर्थात एक रेखा में हो। तो हम ऐसा कहेंगे कि ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो 1 हो। और इसके बाद द्विघात का मतलब जिसका घात क्या हो 2 हो, और त्रिघात का मतलब जिसका घात 3 हो। तो डायरेक्ट आइए सवाल पे। अब इसमें देखो पहला सवाल क्या है x² + x है। यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं px = x² + x। अब इस स्थिति में बताओ कि घात कितना है 2 है। तो जब घात 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे द्विघातीय बहुपद कह देंगे। और इसमें देखो घात कितनी है 3 है मैक्सिमम घात, तो इसको हम त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, इसको हम द्विघातीय बहुपद कह देंगे। और यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है x की, अर्थात चर की 1 है, तो इसको हम एक घातीय बहुपद कह देंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे बताओ घात कितनी है 1 है, तो इसको भी एक घातीय बहुपद कह देंगे। यहाँ पे r² है, चर की घात कितनी है 2 है, इसको क्या कह देंगे द्विघातीय बहुपद कह देंगे। और यहाँ पे 7x³ है, चर की घात अधिकतम कितनी है 3 है, तो इसको त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। तो इनमें से बताओ कौन एक घातीय है। तो एक घातीय के अंतर्गत आपका क्या आ गया 3t आ गया, ये एक बहुपद, और इसके बाद 1 + x एक बहुपद आ गया। इसके बाद अगर द्विघातीय पूछा जाए तो कौन कौन है, आपका पहला हो गया x² + x, और इसके बाद y + y² + 4 हो गया, और इसके बाद r² हो गया, ये द्विघातीय बहुपद। और त्रिघातीय बहुपद में आपका दूसरा आ गया और इसके बाद छठवां आ गया। तो इस प्रकार से जो है एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुपद का वो तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। और विश्वास है कि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है कि सर यहाँ पे मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, कमेंट में आप पूछिएगा। अब इसके बाद हम आगे का पार्ट लेकर आएंगे, उसमें आपको कुछ बहुपद के गुणधर्म बताएंगे, किस प्रकार से बहुपद अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।